हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स और के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वही सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। चलिए, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग, यूनिट नंबर 28 है। इसके क्वेश्चंस की मैंने आप सभी को प्रैक्टिस कराई थी एंड इसी टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग देखने वाले हैं, इसी टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है और बेहतर हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। अगर मैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के पेपर की बात करूं तो ये पेपर होने वाला है RBWM, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का जो पेपर है ये सबसे पहला पेपर होगा आपका 8 जून को। ठीक है, 8 जून को आपका पेपर होने वाला है। यूनिट नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर में आपको टारगेट करना है कि मुझे कम से कम 60 प्लस मार्क्स लाने हैं, कम से कम 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं और वो तभी हो पाएगा जब पूरी 30 यूनिट्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, है ना। वो काम तभी हो पाएगा यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं एंड पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन ए बोरोवर क्लेम ए डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेमेंट for a home loan taken for a self-occupied property, given that the loan is for the purchase or construction of a residential property and the construction gets completed within 5 years of taking the loan? सेक्शन 80C में कवर होगा, सेक्शन 80EE में आएगा, सेक्शन 24B में कवर होता है या सेक्शन 80D में आता है। यहाँ पर अगर कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जिसमें बोरोवर की तरफ से जो इंटरेस्ट है वो क्लेम किया जा सकता है यहाँ पर होम लोन के ऊपर, है ना। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर कि जो कंस्ट्रक्शन है वो विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो बेनिफिट है, ये फायदा यहाँ पर तभी मिलने वाला है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, सेक्शन 24B आएगा यहाँ पर। सेक्शन 24B में इंटरेस्ट अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करके जल्दी से ये भी बताओ कि कितना इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है ना, कितना इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं वो भी बताइए कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर इसी से रिलेट करता है। इफ ए लोन इज अवेज स्पेसिफिकली फॉर रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ ए प्रॉपर्टी, है ना, अगर प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के लिए, प्रॉपर्टी को रिन्यूअल करने के लिए लोन यहां पर लिया गया है, तो ऐसे केस में व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट, है ना, कैन वन क्लेम एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। तो सेक्शन 24B में यहां पर मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना क्लेम किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है 2 लाख एवरी ईयर्स, हर साल 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं यहां पर। बी कहता है 30,000। सी कहता है अमाउंट इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल रीपेमेंट यहां पर। डी कहता है 1,50,000 एवरी ईयर। इनमें से कौन सा है, कितनी अमाउंट होगी यहां पर? तो यस, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी के ऊपर टिक करेंगे। इट विल बी 30,000। ठीक है, कितना होगा? ओनली 30,000 होगा यहां पर। तो सेक्शन 24B में अगर यहां पर लोन लिया गया है बैंक से तो सेक्शन 24B में क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट को। अगर रिपेयर और रिन्यूअल पर्पस के लिए लिया गया है लोन तो 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए यहां पर क्लेम किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। पढ़ने में थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप आंसर निकाल लेंगे यहाँ पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, which of the following statements accurately describe the condition and limitations for claiming deductions on interest for a home loan taken for a property not self-occupied and not acquired or whose construction is completed within 5 years from the end of financial year in which the loan was taken? ऑप्शन ए कहता है इंटरेस्ट ऑन द लोन इज डिडक्टिबल विदाउट एनी maximum limit and pre-construction interest can be claimed in 5 equal yearly installment beginning the year the construction is completed without any cap. B कहता है यहाँ पर tax deduction is reduced from 2 lakh to 30,000 if the property is neither acquired nor construction within the specified period and deduction can be
क्लेम इन 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। सी कहता है द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम इन ए ईयर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख irrespective of the property being self occupied or not, and there is no provision to be claim pre construction interest. D, the interest on the home loan for non self occupied property can be fully claimed without a cap, but for self occupied property pre construction interest claim in a year is capped at ₹2 lakh। तो पहचान में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ठीक है, तो यस यहां पर अगर हम किसकी बात करते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, इंटरेस्ट ऑन द होम लोन फॉर नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, है ना। ये प्रॉपर्टी कैसी है, नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है जो भी प्रॉपर्टी यहां पर नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आएगी, नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिस प्रॉपर्टी में हम खुद नहीं रहते, जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पर दे रखी है ना, जो प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, रेंट पर दे रखी है, वहां पर आप, ठीक है, विदाउट एनी कैप, है ना, विदाउट एनी लिमिटेशंस के आप यहां पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा यहां पर जो भी प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट हो रही है वहां से, ठीक है। बट फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्लेम इन ईयर इज कैप्ड टू, है ना। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी कैसी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में दिस इज ₹2 लाख, ठीक है। नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में यहां पर 2 लाख रुपए तक की जो लिमिट है एप्लीकेबल हो जाएगी यहां पर। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कई बार आंसर इस तरह के क्वेश्चंस का नहीं मिल पाता है। चलो बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। अगर हम किसकी इनकम कंप्यूटेशन की बात करते हैं, रिगार्डिंग द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दैट हैज ए हाउसिंग लोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। ऑप्शन ए कहता है ग्रोस एनुअल वैल्यू एंड म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑलवेज रिजल्ट इन ए पॉजिटिव नेट एनुअल वैल्यू एनएवी। बी कहता है द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव अमाउंट regardless of the presence of a housing loan interest. C, deductions under section 24B in respect of the interest on housing loan for a self-occupied property can exceed ₹2 lakh provided there are special circumstances. D, if there is no interest on the housing loan for a self-occupied property, the income from house property will be nil, but with interest it can result in negative amount कैप्ड एट आइदर 2 लाख रुपीज और 30,000 एज एप्लीकेबल। इनमें से हम कहां टिक करेंगे, इसमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा, करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। यस, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगर इफ देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन दी हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी नील, ठीक है। तो यहां पर अगर हाउस प्रॉपर्टी नील है, बट यहां पर अगर आप जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यहां पर नेगेटिव फॉर्म में दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट जो अमाउंट जो भी पे कर रहे हैं लोन के ऊपर उसको नेगेटिव फॉर्म में दिखा सकते हैं, यहां पर माइनस में दिखा सकते हैं। 2 लाख रुपए किस केस में, अगर कंस्ट्रक्शन करने के लिए या परचेज करने के लिए प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, और अगर रिन्यूअल पर्पस के लिए या रिपेयर पर्पस के लिए लोन लिया है, तो ऐसे केस में 30,000 रुपीज तक का जो इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकते हैं, और दोनों को यहां पर माइनस में दिखाया जा सकता है, दोनों को माइनस में शो करते हैं यहां पर, ठीक है। जब भी आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो दोनों जो को यहां पर 2 लाख रुपए 30,000 रुपीज दोनों को माइनस में शो किया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, अंडर सेक्शन 80C, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 80C की बात कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 80C which of the following correctly describe the conditions for claiming a tax deduction on principal repayment of the home loan, है ना। होम लोन के ऊपर अगर यहां पर किसकी बात हो रही है, होम लोन के ऊपर अगर यहां पर जो टैक्स क्लेम है उसको करने की बात आ रही है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं। लोन में जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कर रहे हैं थ्रू द ईएमआई, थ्रू द इंस्टॉलमेंट, उसको सेक्शन 80C में क्लेम किया जा सकता है यहां पर। ओके, तो ऑप्शन ए कहता है डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड
इज एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अदर डिडक्शंस लाइक पीपीएफ अकाउंट, टैक्स सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, है ना। बी कहता है डिडक्शंस कैन बी क्लेम फॉर द ईयर्स व्हेन प्रॉपर्टी वाज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ए लोन हैज बीन अवेल्ड। उसके बाद में सी कहता है डिडक्शंस ऑन अमाउंट पेड एज स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी कैन बी क्लेम्ड irrespective of whether a loan has been taken or not in the year expenses were incurred. D कहता है the benefit is limited to the one house property and the maximum deductible amount is rupees 1 lakh. इनमें से हम कहां पर टिक करें, ध्यान से पढ़िए बताइए, ठीक है, इसमें हमें कहां पर टिक करना होगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर जो सेक्शन 80C है, सेक्शन 80C में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको क्लेम किया जा सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन ऑन द अमाउंट पेड एज स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी कैन बी क्लेम्ड। तो यहां पर जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी है उसको भी यहां पर क्लेम किया जा सकता है, चाहे वो लोन हैज बीन टेकन और नॉट इन द ईयर एक्सपेंसेस वीआर इनकर्ड। तो जिस ईयर में एक्सपेंसेस हुए हैं तो अगर वहां पर कोई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी पे की है तो उसको भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी क्लेम किया जा सकता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80C में फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन इज एक्यूरेट। जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया गया है उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगी। यहां पर मैक्सिमम जो टैक्स डिडक्शन है, अगर मैं मैक्सिमम टैक्स डिडक्शंस की बात करूं तो वो है यहां पर 80C में 2 लाख रुपए। बी कहता है ओनली दोज प्रॉपर्टीज दैट आर लेट आउट आर एलिजिबल फॉर द डिडक्शंस अंडर द 80C। डिडक्शन कैन बी क्लेम रिगार्डलेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टेटस और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रॉपर्टी। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली if the construction of the property is completed and a completion certificate has been received for the same। तो सेक्शन 80C में है ना जो डिडक्शंस है वो कितने का मिल जाएगा, यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक का जो डिडक्शंस है वो मिल जाएगा सेक्शन 80C में। लेकिन वो तभी मिलेगा जब यहां पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड, है ना, जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो रिसीव हो चुका है यहां पर, तभी आप 1.5 लाख रुपए तक का जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं, यहां पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में हम डी के ऊपर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए टैक्स पेयर अवेल्ड टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C फॉर ए प्रॉपर्टी एंड लेटर डिसाइड टू सेल द प्रॉपर्टी विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वेयर पोजीशन वाज रिसीव्ड। तो जिस डेट में प्रॉपर्टी का पोजीशन रिसीव हुआ था, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स का बेनिफिट ले रहा था यहां पर, है ना, जो भी प्रॉपर्टी का परचेजर है सेक्शन 80C में प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स का बेनिफिट ले रहा था और उसने डिसाइड किया कि मैं प्रॉपर्टी को जिस डेट में मुझे पोजीशन मिला है वहां से 5 साल के अंदर अंदर इस प्रॉपर्टी को मैं सेल कर देता हूं, बेच देता हूं। तो ऐसे केस में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली समराइज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन ऑन द टैक्स बेनिफिट प्रीवियसली अवेल्ड। तो पिछले 4-5 सालों में जो भी उसने टैक्स के बेनिफिट लिए हैं उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, व्हाट विल एप्लीकेबल, उसमें क्या इंप्लीमेंट होगा। तो ABCD में से 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए यहां पर। ये बात हमने कल क्लास में डिस्कस की थी, है ना। RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हम पेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और ये पेड क्लास किस टाइम पर आ रही है, 8 PM पर, और 8 PM पर ही हमने यूनिट नंबर 28 ये हमने डिस्कस की थी, इसको लेकर हमारी बात हुई थी यहां पर, ठीक है। तो ये क्लासेस कहां पर मिलेंगी, ये क्लासेस आपको मिलेंगी GIB के महापैक 2.0 में, और GIB के महापैक 2.0 का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और डिस्काउंट कोड यहां पर क्या रहने वाला है, जो डिस्काउंट कोड आप यूज करेंगे वो रहेगा डिस्काउंट कोड Y195, है ना। डिस्काउंट कोड आपको ये इस्तेमाल करना है, डिस्काउंट कोड आपको ये यूज करना है Y195। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके यूज करके एनरोलमेंट कर लो अपना, और जो क्लासेस हैं वो 8 PM पर अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये क्लास भी आपको मिल जाएगी जो यूनिट नंबर 28 है, और आज मैं यूनिट नंबर 29 कराऊंगा, वो भी आपको लाइव क्लास आज मिल जाएगी। चलिए तो इसमें यहां पर हम डी के ऊपर टिक करेंगे, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन प्रीवियसली क्लेम अंडर द सेक्शन 80C। तो 80C में पिछले प्रीवियस सालों में जो भी उसने क्लेम किया हुआ है, ठीक है, अगले साल की जो इनकम होगी, है ना, अगले साल की जो इनकम जनरेट होगी उसमें वो इनकम कंसीडर हो जाएगा, इनकम यहां पर माना जाएगा अगर प्रॉपर्टी को 5 साल से पहले पहले बेच दिया। और टैक्स पेयर विल लाइबल टू पे टैक्स ऑन दैट अमाउंट। ठीक है, पिछले सालों में जो भी उसने डिडक्शंस ली है उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। आने वाला जो साल होगा, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें उसके ऊपर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसमें हम डी के ऊपर टिक करेंगे। तो 5 साल से पहले प्रॉपर्टी को नहीं बेचना है। अगर सेक्शन 80C में डिडक्शन ले रहे हैं, सेक्शन 80C में फायदा उठा रहे हैं, तो 5 साल से पहले पहले प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है, सेल नहीं करना, 5 साल के बाद ही बेचना है, वरना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। यहां पर राजेश इज प्लानिंग टू अवेल टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, है ना। मिस्टर राजेश हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो टैक्स डिडक्शन लेंगे सेक्शन 80EE में फॉर होम लोन ही हैज टेकन। उसने होम लोन लिया हुआ है। Which of the following scenario makes राजेश eligible for the maximum tax benefit under section 80EE? इनमें से वो कौन सा सिनेरियो है, इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें राजेश को सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, राजेश को सबसे ज्यादा टैक्स का फायदा यहां पर मिल जाएगा। इसमें से वो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है। राजेश took a home loan of 40 lakh for a property valued 55 lakh on 15th April during the financial year and does not own any other property at the time of loan sanction. B कहता है राजेश availed a home loan of rupees 30 lakh for a property value at 45 lakh on 25th Feb and claim a deduction under section 80EE or section 24 for the same interest amount. C कहता है राजेश has a home loan of 32 lakh for a property valued 48 lakh on 5th June. He already own a house when this loan is sanctioned. D कहता है राजेश secured a loan of 34 lakh for his first house valued 49 lakh on 10th of May during the financial year and claim the tax benefit till the loan repayment continues। यहाँ पर इनमें से किसके ऊपर टिक करेंगे। तो यस, हमारा जो आंसर है यहाँ पर डी होगा। पहला क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, 55 लाख रुपए है। पहला इसलिए गलत है। दूसरा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि वो सेक्शन 24 में पहले ही इंटरेस्ट का बेनिफिट ले चुका है। ठीक है, तो अब उसको सेक्शन 80EE में नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 24 में अलग से इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकता है और सेक्शन 80EE में अलग। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी का बेनिफिट उसने, वही सेम इंटरेस्ट का बेनिफिट उसने सेक्शन 24 में ले लिया और उसी सेम इंटरेस्ट का बेनिफिट उसमें सेक्शन 80EE में ले रहा है। तो सेम इंटरेस्ट अमाउंट कवर नहीं होगी यहाँ पर, सेम की वजह से गलत हो गया। उसके बाद में राजेश के पास में पहले से कोई घर है ना, राजेश के पास में पहले से कोई घर है, उसने दूसरी प्रॉपर्टी बनाई थी। तो यहां पर जो सेक्शन 80EE का बेनिफिट है वो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी के लिए मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है कौन सा, डी हमारा जस्टिफाई करेगा, डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। एक कपल रमेश एंड प्रिया jointly purchase a property and are both repaying the loan installment. Regarding this section 80EE deductions, which of the following statement is accurate? तो ऑप्शन ए कहता है ओनली वन ऑफ देम आइदर रमेश और प्रिया कैन क्लेम द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80EE ऑफ द प्रॉपर्टी। बी बोथ रमेश एंड प्रिया कैन इंडिविजुअली क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE फॉर द एंटायर लोन इंटरेस्ट अमाउंट। सी कहता है रमेश एंड प्रिया मस्ट एलिजिबल इन द प्रॉपर्टी टू बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। डी कहता है इफ रमेश क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, प्रिया कैन ओनली क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर द सेम प्रॉपर्टी। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, रमेश और प्रिया इंडिविजुअली यहां पर डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन 80EE में, जो भी एंटायर लोन इंटरेस्ट अमाउंट है यहां पर उसके ऊपर। ठीक है, तो 50,000 रुपए का बेनिफिट रमेश और प्रिया अलग अलग यहां पर ले सकते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी के ऊपर टिक करने वाले हैं, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राहुल हैज, है ना, राहुल हैज ए लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर विच ही पे होम लोन इंटरेस्ट। हाउ इज द डिडक्शन फॉर द
इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन ट्रीटेड इन टर्म ऑफ द लिमिट फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी यहां पर इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, उसको लेकर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहां पर। तो राहुल कैन फुल्ली डिडक्ट द एंटायर इंटरेस्ट पेड, तो जो भी यहां पर पूरा का पूरा उस राहुल की तरफ से, है ना, जो भी पूरा का पूरा इंटरेस्ट है उसको यहां पर फुल, है ना, क्लेम कर सकता है लोन के ऊपर, ठीक है। कोई भी अपर लिमिट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी, कोई भी अपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी अगर राहुल ने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा है, तो जो भी रेंट आएगा, जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, वहां से वो माइनस हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस में कंसीडर हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में फिर यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, है ना, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप आंसर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। कितना स्कोर किया है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, और जब तक आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चंस का आंसर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर जो सेक्शन 80D है ना, सेक्शन 80D हाउसिंग से रिलेट नहीं करता, ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर हम हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम किसकी, हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं, तो भाई हाउसिंग लोन में नहीं आता, है ना, सेक्शन जो 80D है वो हाउसिंग लोन में नहीं आता। हाउसिंग जो सेक्शन 80D है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट है, वहां पर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लेम कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके क्लेम होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो क्लेम होगी यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें 25,000 रुपए तक की जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो क्लेम कर सकते हैं, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यहाँ पर 50,000 रुपए तक की हो जाएगी। तो वो होम लोन से रिलेट नहीं करता सेक्शन 80D। होम लोन में आपके तीन ही सेक्शन आते हैं, सेक्शन 24, सेक्शन 80C और सेक्शन 80E, बस यही तीन सेक्शन है यहाँ पर, और जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल की जो भी चारों यूनिट हैं वो आपकी होम लोन से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सीखनी है आपको, है ना, इन सभी चीजों को लर्न करना है, सीखना है। ये सीखने को कहां से मिलेगा, ये सब सीखने को मिलेगा आपको JIB के महापैक 2.0 में। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी अच्छी होगी तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होती चली जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स, अडल्ट इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मॉर्गेज एडवाइस, है ना। जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मॉर्गेज एडवाइस। एंड यूनिट नंबर 29 के जो क्वेश्चंस है मैं आपको कराने वाला हूं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में हम जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो है यूनिट नंबर 29 और जिसका नाम है मॉर्गेज एडवाइस। मॉर्गेज एडवाइस को लेकर हम लोग बात करेंगे। चलिए फटाफट इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, शेयर जरूर कर देना सो दैट सबको इसका बेनिफिट मिले, सबको इसका एडवांटेज मिले, ठीक है, सबको इसका फायदा मिले यहाँ पर। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि नॉर्मली आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर ही इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं और इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन आपके पास में रहें, जब भी आप इनके प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हों। और जो पेपर है RBWM का रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का जो पेपर है वो पेपर होने वाला है आपका 8 जून को, है ना, 8 जून को आपका ये पेपर होगा। और इस दिन आपको टारगेट करना है कि इस पेपर में हम कम से कम 60+ मार्क्स लेकर आए, टारगेट करके चले कि कम से कम 60+ जो नंबर है इस पेपर में यहां पर मिलने चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपनी RBWM की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं एंड अभी आप रिवीजन बैच भी आ रहा है 25 तारीख से, अगर उस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं और आज से ही लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए JAIIB का महापैक एकदम परफेक्ट है। JIB का महापैक 2.0 आपके लिए बहुत सही है यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो आपको लगती है यहां पर करेक्ट है, जो स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय ए लाइसेंसिंग सिस्टम। सेकंड कहता है इन यूनाइटेड स्टेट मॉर्गेज ब्रोकर्स आर सब्जेक्ट टू, है ना, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ लाइसेंसिंग लॉज। होम इंफॉर्मेशन पैक यानी HIP आर फुल्ली इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। एंड 4 होम इंफॉर्मेशन पैक्स कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए किस चीज को डिफाइन करता है कि यहां पर स्टेटमेंट ए कहती, जो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बी कहता है स्टेटमेंट 3, 4 आर करेक्ट। स्टेटमेंट ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इनमें से हम कहां पर टिक करें, तो भाई हमारे 2 नंबर की स्टेटमेंट और 4 नंबर की जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट है ना, 2 नंबर की 4 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है, और 1 एंड जो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। पहली बात, इंडिया में जो मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन है वो इंडिया में लाइसेंस नहीं है, वो रेगुलेटेड नहीं है। पहली बात तो ये गलत है यहां पर, ठीक है। मॉर्गेज एडवाइस अभी किसी भी रेगुलेशन में इंडिया में कवर नहीं होता। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स में बात करोगे मॉर्गेज ब्रोकर्स आर सब्सिडिंग प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग लॉज, दैट इज करेक्ट, है ना। यूरोप में देखोगे, यूके वगैरह में देखोगे और यूएसए में देखोगे तो वहां पर काफी यहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो होम इंफॉर्मेशन पैक है अभी वो फुल्ली इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। होम इंफॉर्मेशन पैक, है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है ना। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर, यूके में चल रहे हैं। यूके में होम इंफॉर्मेशन पैक मिल जाएगा, और जो होम इंफॉर्मेशन पैक है उसमें एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होता है, दैट इज करेक्ट। क्योंकि यूरोप वगैरह में, यूरोप में, यूएस में ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर घरों में, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ तो ओनली खाना बनाने के लिए इंडिया में, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहाँ पर घरों को गर्म करने के लिए भी यहाँ, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें होम इंफॉर्मेशन जो पैक आता है उसमें इस तरह की जो डिटेल्स हैं मिल जाती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर करेक्ट हो जाएगी। यहां पर भी हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे वी हैव 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हमारे पास हैं इसमें भी। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे इसमें भी, ठीक है। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं यहां पर। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो कौन सा है, तो फर्स्ट, होम इंफॉर्मेशन पैक प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज फॉर बायर्स बट नॉट फॉर सेलर्स। सेकंड कहता है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स इन होम इंफॉर्मेशन पैक इंक्लूड ए सेल स्टेटमेंट्स, एविडेंस ऑफ टाइटल, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। थर्ड कहता है कि जो होम कंडीशन है, होम कंडीशन रिपोर्ट्स आर कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स इन दी होम इंफॉर्मेशन पैक। एंड 4 कहता है कि होम यूज कंटेंट्स फॉर्म इज एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दैट कवर्स ए रेंज ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी। हियर ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहां पर सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगी। बी कहता है यहां पर स्टेटमेंट 2 एंड 4 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1, 3, 4 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1, 2, 4 करेक्ट है। इनमें से हम कहां पर टिक करें, है ना, इसमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमारा करेक्ट आंसर मिले यहां पर इस क्वेश्चन का। तो भाई यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है 2 एंड 4 इसमें भी सही हो जाएगी, यहां पर 2 सही है और 4 सही है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहां पर, होम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज फॉर बायर नॉट फॉर सेलर्स। तो भाई यहां पर जो होम इंफॉर्मेशन पैक है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बोथ बायर एंड सेलर,
ठीक है, यहां पर नोट शब्द गलत यूज हुआ है, बायर और सेलर, है ना, बायर की इंफॉर्मेशन भी और सेलर की इंफॉर्मेशन, दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहां पर, है ना। सेलर की बात करते हैं तो वो हेल्प करता है अवॉइड सरप्राइजेस दैट कुड डिले सेल्स, और बायर इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज दे कंसीडर परचेजिंग। तो बायर और सेलर की दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है होम इंफॉर्मेशन पैक में। उसके बाद में नेक्स्ट देखोगे यहां पर होम कंडीशन रिपोर्ट्स आर कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स इन दी होम इंफॉर्मेशन पैक। तो अगर हम होम इंफॉर्मेशन, जो होम कंडीशन रिपोर्ट है वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर कंपलसरी लिखा हुआ है, गलत है, इट इज ए ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, यहां पर ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में है होम इंफॉर्मेशन पैक में, इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। इसलिए पहली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है और थर्ड नंबर की स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, ये हमने इसमें चेक कर लिया। चलो उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंप्लाइज दैट ए रूपी टुडे इज वर्थ मोर देन ए रूपी टुमारो। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग कन्वर्ट्स present cash flow into their future equivalents. Third, the frequency of compounding affects the final principal after 1 year. And four, monthly compounding result in a higher final amount compared to quarterly compounding. Here option A कहता है statement 1 and 2 are correct, B कहता है statement 2 3 4 correct है, statement 1 3 4 correct है, statement 1 2 4 correct है। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो चारों स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहां पर, है ना, जो डिस्काउंटिंग है वो कन्वर्ट करता है फ्यूचर कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इक्विवेलेंट। जो भी यहां पर फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं, है ना, जो फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा उसको यहां पर प्रेजेंट में कन्वर्ट करता है। तो प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं करता, ये उल्टा लिखा हुआ है यहां पर, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये अपोजिट लिखा हुआ है। ओके, इसमें क्या होता है, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उनको प्रेजेंट में कन्वर्जन किया जाता है यहां पर। और ये 1 3 एंड 4 तो हमारे सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे यहां पर। और भाई क्वेश्चन नंबर 4 इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए थे, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की अगर आप क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अटेंड कर रहे हैं, किस टाइम पर, अगर 8 PM पर आप रेगुलर बेसिस पर अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें हमने कवर किया हुआ है, यहाँ पर उसमें हमने एक आपको कवर कराया था कि रूल 72, रूल 115 एंड रूल 144, है ना, ये तीनों के बारे में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था। अगर आपको ये क्लासेस इंस्टेंट बेसिस पर देखनी है तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी कहां पर, JAIIB के महापैक 2.0 में ये क्लासेस मिल जाएंगी, और GIB का महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए पहला कहता है रूल 72 कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर मनी टू बी डबल इन वैल्यू एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है रूल ऑफ 115 हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर मनी टू ट्रिपल इन वैल्यू एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट्स। और वहीं पर जो थर्ड स्टेटमेंट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। और 4 कहता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स यानी FVF ऑफ ₹1 एट ए डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए फ्यूचर वैल्यू टेबल। ऑप्शन ए कहता है 1 एंड 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 कहती है 1 2 3 करेक्ट है, सी कहता है 2 3 4 और डी कहता है 1 2 4। तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट 1 2 एंड जो 3 है वो करेक्ट है। 4 में मिस्टेक है, यहां पर क्या मिस्टेक है, क्योंकि जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है यानी FVF ऑफ, अगर हम ₹1 की बात करते हैं तो कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग ए फ्यूचर वैल्यू टेबल, है ना, किसका यहां पर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू टेबल का यूज करके, एंड आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेबल बेस्ड कैलकुलेशन। तो यहां पर टेबल बेस्ड कैलकुलेशन तक ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो ओनली शब्द यहां पर लगा है, ठीक है, इसकी वजह से यहां पर गलत हो जाता है। तो जो फ्यूचर वैल्यू टेबल है ना, या कैलकुलेटर, फ्यूचर वैल्यू टेबल से भी हम कैलकुलेट निकाल सकते हैं,
और जो कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल करके भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ओनली हम फ्यूचर वैल्यू टेबल से ही कैलकुलेट कर पाएंगे, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर, है ना। कैलकुलेटर का यूज करके भी हम यहाँ पर 1 रुपए की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कैसे लग रहे हैं आप सभी को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में? आप मेरे साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करते चलो कि भाई ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने में कैसे लग रहे हैं, है ना। एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए? चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे FVF, वेयर FVF स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। उसके बाद में सेकंड है, एन्युटीज आर ए सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल्स। थर्ड कहता है, इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। फोर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 को डिवाइड करेंगे यहां पर i से। ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बी कहता है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट, डी कहता है स्टेटमेंट 1 2 3 4 करेक्ट है। यहाँ पर कौन सा है जो हमारी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है उसको इंडिकेट करेगा, जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट को बताएगा यहाँ पर? तो इसमें हमारी चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों ही स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे FVF से, जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, उससे वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे, बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद में जो एन्युटीज हैं, एन्युटीज आर सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एन्युटीज कैलकुलेट करने के लिए आती हैं। इन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जो यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी होती है उसमें जो पेमेंट्स हैं वो कब होती हैं? उसमें जो पेमेंट्स है वो यहाँ पर टाइम पीरियड एंड होने पर होती है। वहीं पर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज, है ना, फ्यूचर जो फ्यूचर वैल्यू है F इक्वल टू A 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई i, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो चारों ही जो पॉइंट हैं हमारे सही हैं, चारों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल ठीक हैं यहाँ पर। चलो, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूं आपको, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो यहाँ पर। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज कर लेते हैं हम लोग इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज F इक्वल टू A 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई i मल्टीप्लाई 1 प्लस r, ठीक है। तो i यहां पर टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, i यहां पर समय को इंडिकेट कर रहा है, और अगर हम r की बात करते हैं तो r यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है यहां पर? इन एन एन्युटी ड्यू पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। थर्ड, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटीज यानी CVA कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए टेबल। और 4 कहता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू एट 5% इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज 5801.91। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 1 2 3 करेक्ट है, बी कहता है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 1 3 4 आर करेक्ट, डी कहता है स्टेटमेंट 1 2 3 4 करेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें भी हमारी चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, और ये सब चीजें आपको, ये आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू 5% 5 साल के लिए, ठीक है, 5801 होगा। तो यहाँ पर एक जो कैलकुलेशन वाली रिक्वायरमेंट आएगी, कैलकुलेशन के बेसिस पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी एज पर दी फॉर्मूला चारों ही पॉइंट्स हमारे करेक्ट हो जाएंगे, चारों ही पॉइंट्स हमारे सही हो जाएंगे। तो ये थे एग्जाम लेवल के कुछ क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूल 72 का यूज कैसे करते हैं, रूल 115 का यूज कैसे करते हैं, रूल 144 का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर मनी डबल कब होती है ना, 3 गुना कब होती है, 4 गुना कब होती है, ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये मैंने आपको क्लास में सारी पॉइंट कराए हुए हैं।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडल्ट इन्फोर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, वे सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है मॉर्गेज एडवाइस, है ना। जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मॉर्गेज एडवाइस। एंड यूनिट नंबर 29 के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको कराने वाला हूं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में हम जो क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो है यूनिट नंबर 29 और जिसका नाम है मॉर्गेज एडवाइस। मॉर्गेज एडवाइस को लेकर हम लोग बात करेंगे। चलिए फटाफट इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, शेयर जरूर कर देना सो दैट सबको इसका बेनिफिट मिले, सबको इसका एडवांटेज मिले। ठीक है, सबको इसका फायदा मिले यहाँ पर। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि नॉर्मली आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर ही इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं और इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन आपके पास में रहें। जब भी आप इनके प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हों। और जो पेपर है आरबीडब्ल्यूएम का, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का जो पेपर है, वो पेपर होने वाला है आपका 8 जून को, है ना। 8 जून को आपका ये पेपर होगा। और इस दिन आपको टारगेट करना है कि इस पेपर में हम कम से कम 60+ मार्क्स लेकर आए। टारगेट करके चले कि कम से कम 60+ जो नंबर है इस पेपर में यहां पर मिलने चाहिए। ठीक है, और अगर आप अपनी आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एंड अभी आप रिवीजन बैच भी आ रहा है 25 तारीख से, अगर उस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं और आज से ही लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए JAIIB का महापैक एकदम परफेक्ट है। JIB का महापैक 2.0 आपके लिए बहुत सही है यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो आपको लगती है यहां पर करेक्ट है, जो स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय ए लाइसेंसिंग सिस्टम। सेकंड कहता है इन यूनाइटेड स्टेट मॉर्गेज ब्रोकर्स आर सब्जेक्ट टू, है ना, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ लाइसेंसिंग लॉज। होम इंफॉर्मेशन पैक यानी HIP आर फुल्ली इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। एंड 4 होम इंफॉर्मेशन पैक्स कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए किस चीज को डिफाइन करता है कि यहां पर स्टेटमेंट ए कहती, जो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बी कहता है स्टेटमेंट 3, 4 आर करेक्ट। स्टेटमेंट ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करो, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इनमें से हम कहां पर टिक करें, तो भाई हमारे 2 नंबर की स्टेटमेंट और 4 नंबर की जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट है ना। 2 नंबर की, 4 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 एंड जो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। पहली बात, इंडिया में जो मॉर्गेज एडवाइस प्रोफेशन है वो इंडिया में लाइसेंस नहीं है, वो रेगुलेटेड नहीं है। पहली बात तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, मॉर्गेज एडवाइस अभी किसी भी रेगुलेशन में इंडिया में कवर नहीं होता। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स में बात करोगे, मॉर्गेज ब्रोकर्स आर सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग लॉज, दैट इज करेक्ट, है ना। यूरोप में देखोगे, यूके वगैरह में देखोगे और यूएसए में देखोगे तो वहां पर काफी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो होम इंफॉर्मेशन पैक है अभी वो फुल्ली इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, होम इंफॉर्मेशन पैक, है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है ना। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर, यूके में चल रहे हैं। यूके में होम इंफॉर्मेशन पैक मिल जाएगा और जो होम इंफॉर्मेशन पैक है उसमें एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होता है, दैट इज करेक्ट। क्योंकि यूरोप वगैरह में, यूरोप में, यूएस में ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना। वहाँ पर घरों में, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ तो ओनली खाना बनाने के लिए इंडिया में, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है।
लेकिन वहां पर घरों को गर्म करने के लिए भी यहाँ है ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें होम इंफॉर्मेशन जो पैक आता है उसमें इस तरह की जो डिटेल्स हैं मिल जाती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर करेक्ट हो जाएगी। यहां पर भी हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है। अगर आप देखोगे वी हैव 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। इसमें भी चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे इसमें भी। ठीक है, चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो कौन सा है। तो फर्स्ट, होम इंफॉर्मेशन पैक प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज फॉर बायर्स बट नॉट फॉर सेलर्स। सेकंड कहता है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स इन होम इंफॉर्मेशन पैक इंक्लूड ए सेल स्टेटमेंट्स, एविडेंस ऑफ टाइटल, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। थर्ड कहता है कि जो होम कंडीशन है, होम कंडीशन रिपोर्ट्स आर कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स इन द होम इंफॉर्मेशन पैक। एंड फोर कहता है कि होम यूज कंटेंट्स फॉर्म इज एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दैट कवर्स ए रेंज ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। हियर ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहां पर सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगी। बी कहता है यहां पर स्टेटमेंट 2 एंड 4 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 3 4 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 2 4 करेक्ट है। इनमें से हम कहां पर टिक करें, है ना, इसमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमारा करेक्ट आंसर मिले यहां पर इस क्वेश्चन का। तो भाई यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है 2 एंड 4 इसमें भी सही हो जाएगी। यहां पर 2 सही है और 4 सही है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहां पर, होम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज फॉर बायर नॉट फॉर सेलर्स। तो भाई यहां पर जो होम इंफॉर्मेशन पैक है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बोथ बायर एंड सेलर। ठीक है, यहां पर नोट शब्द गलत यूज हुआ है, बायर और सेलर, है ना, बायर की इंफॉर्मेशन भी और सेलर की इंफॉर्मेशन, दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहां पर, है ना। सेलर की बात करते हैं तो वो हेल्प करता है अवॉइड सरप्राइजेस दैट कुड डिले सेल्स, और बायर इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज दे कंसीडर परचेजिंग। तो बायर और सेलर की दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है होम इंफॉर्मेशन पैक में। उसके बाद में नेक्स्ट देखोगे यहां पर होम कंडीशन रिपोर्ट्स आर कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स इन दी होम इंफॉर्मेशन पैक। तो अगर हम होम इंफॉर्मेशन जो होम कंडीशन रिपोर्ट है वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर कंपल्सरी लिखा हुआ है, गलत है, इट इज ए ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। यहां पर ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में है, होम इंफॉर्मेशन पैक में इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, इसलिए पहली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है और थर्ड नंबर की स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है ये हमने इसमें चेक कर लिया। चलो उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंप्लाइज दैट ए रूपी टुडे इज वर्थ मोर देन ए रूपी टुमारो। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग कन्वर्ट्स प्रेजेंट कैश फ्लो इनटू देयर फ्यूचर इक्विवेलेंट्स। थर्ड, the frequency of compounding affects the final principal after 1 year. And 4, monthly compounding result in a higher final amount compared to quarterly compounding. Here option A कहता है statement 1 and 2 are correct, B कहता है statement 2 3 4 correct है, statement 1 3 4 correct है, statement 1 2 4 correct है। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो चारों स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखेंगे यहां पर 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहां पर, है ना, जो डिस्काउंटिंग है वो कन्वर्ट करता है फ्यूचर कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इक्विवेलेंट। जो भी यहां पर फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं, है ना, जो फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा उसको यहां पर प्रेजेंट में कन्वर्ट करता है। तो प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं करता, ये उल्टा लिखा हुआ है यहां पर, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये अपोजिट लिखा हुआ है।
ओके, इसमें क्या होता है, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उनको प्रेजेंट में कन्वर्जन किया जाता है यहां पर, और ये 1, 3 एंड 4 तो हमारे सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे यहां पर। और भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए थे, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की अगर आप क्लासेस रेगुलर बेसिस पर अटेंड कर रहे हैं, किस टाइम पर, अगर 8 PM पर आप रेगुलर बेसिस पर अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें हमने कवर किया हुआ है यहां पर, उसमें हमने एक आपको कवर कराया था कि रूल 72, रूल 115 एंड रूल 144, है ना। ये तीनों के बारे में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था। अगर आपको ये क्लासेस इंस्टेंट बेसिस पर देखनी है तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी कहां पर, JAIIB के महापैक 2.0 में ये क्लासेस मिल जाएंगी, और GIB का महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए पहला कहता है रूल 72 कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर मनी टू बी डबल इन वैल्यू एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है रूल ऑफ 115 हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर मनी टू ट्रिपल इन वैल्यू एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट्स। और वहीं पर जो थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। और 4 कहता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स यानी FVF ऑफ ₹1 एट डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए फ्यूचर वैल्यू टेबल। ऑप्शन ए कहता है 1 एंड 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 कहती है 1, 2, 3 करेक्ट है, सी कहता है 2, 3, 4 और डी कहता है 1, 2, 4। तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट 1, 2 एंड जो 3 है वो करेक्ट है। 4 में मिस्टेक है। यहां पर क्या मिस्टेक है, क्योंकि जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है यानी FVF ऑफ, अगर हम ₹1 की बात करते हैं तो कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग ए फ्यूचर वैल्यू टेबल, है ना। किसका, यहां पर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू टेबल का यूज करके, एंड आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेबल बेस्ड कैलकुलेशन। तो यहां पर टेबल बेस्ड कैलकुलेशन तक ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो ओनली शब्द यहां पर लगा है, ठीक है, इसकी वजह से यहां पर गलत हो जाता है। तो जो फ्यूचर वैल्यू टेबल है ना, या कैलकुलेटर, फ्यूचर वैल्यू टेबल से भी हम कैलकुलेट निकाल सकते हैं, और जो कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल करके भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ओनली हम फ्यूचर वैल्यू टेबल से ही कैलकुलेट कर पाएंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर, है ना। कैलकुलेटर का यूज करके भी हम यहाँ पर ₹1 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ₹1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कैसे लग रहे हैं आप सभी को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। आप मेरे साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करते चलो कि भाई ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने में कैसे लग रहे हैं, है ना। एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे FVF, वेयर FVF स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। उसके बाद में सेकंड है, एन्युटीज आर ए सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल्स। थर्ड कहता है, इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। फोर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू A 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 को डिवाइड करेंगे यहां पर I से। ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बी कहता है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट, डी कहता है स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 करेक्ट है। यहाँ पर कौन सा है जो हमारी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है उसको इंडिकेट करेगा, जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट को बताएगा यहाँ पर। तो इसमें हमारी चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों ही स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे FVF से, जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, उससे वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे, बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद में जो एन्युटीज हैं, एन्युटीज आर सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एन्युटीज कैलकुलेट करने के लिए आती हैं। इन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जो यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी होती है उसमें जो पेमेंट्स हैं वो कब होती हैं, उसमें जो पेमेंट्स है वो यहाँ पर टाइम पीरियड एंड होने पर होती है। वहीं पर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज,
है ना, फ्यूचर जो फ्यूचर वैल्यू है f इक्वल टू a 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई i, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो चारों ही जो पॉइंट हैं हमारे सही हैं, चारों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल ठीक हैं यहाँ पर। चलो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूं आपको, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज कर लेते हैं हम लोग इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज f इक्वल टू a 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई i मल्टीप्लाई 1 प्लस r। ठीक है, तो i यहां पर टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, i यहां पर समय को इंडिकेट कर रहा है, और अगर हम r की बात करते हैं तो r यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है यहां पर, इन एन एन्युटी ड्यू पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। थर्ड, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटीज यानी CVA कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए टेबल। और 4 कहता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू एट 5% इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज 5801.91। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 1 2 3 करेक्ट है, बी कहता है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 1 3 4 आर करेक्ट, डी कहता है स्टेटमेंट 1 2 3 4 करेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें भी हमारी चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, और ये सब चीजें आपको, ये आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू 5% 5 साल के लिए, ठीक है, 5801 होगा। तो यहाँ पर एक जो कैलकुलेशन वाली रिक्वायरमेंट आएगी, कैलकुलेशन के बेसिस पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी एज पर दी फॉर्मूला चारों ही पॉइंट्स हमारे करेक्ट हो जाएंगे, चारों ही पॉइंट्स हमारे सही हो जाएंगे। तो ये थे एग्जाम लेवल के कुछ क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूल 72 का यूज कैसे करते हैं, रूल 115 का यूज कैसे करते हैं, रूल 144 का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर मनी डबल कब होती है ना, 3 गुना कब होती है, 4 गुना कब होती है, ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये मैंने आपको क्लास में सारी पॉइंट कराए हुए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो JIB के महापैक 2.0 में वो क्लासेस देख लो, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है, एग्जाम में उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली, आप सभी को एक बार जल्दी से मेरे साथ में कंफर्म कर दीजिए। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 29 एंड यूनिट नंबर 30, ठीक है। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। एंड जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्गेज एडवाइस, है ना, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये डिस्कस करेंगे। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे पहला पेपर होगा, ये पेपर होने वाला है आपका 8 जून का, है ना, सबसे फर्स्ट पेपर आपका यही है, 8 जून को होगा, ठीक है। चलिए सिलसिला स्टार्ट करेंगे। इस पेपर में आप टारगेट बना के चलो कि 60 प्लस मार्क्स मुझे लेकर आने हैं। और अगर आप JIB के महापैक 2.0 जो JIB का महापैक 2.0 है, अगर उससे आप हेल्प नहीं ले रहे हैं तो उससे हेल्प लेना शुरू कर दो, ठीक है। JIB के महापैक 2.0 में आपको, है ना, काफी हेल्प मिलेगी यहाँ पर JIB की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, है ना, और 6000 से 7000 जो क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, इसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये आपको मिल जाएंगे, चारों पेपर के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, ई बुक्स की फॉर्म में। और इसके साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर मिनी मैराथन और महा मैराथन क्लासेस आपको एडवांस में मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते जाना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और ये जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 30 का है, RBWM की रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 30 का ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिट नंबर 30 का। और जो वो है यूनिट नंबर 30 कौन सी है,
यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने टॉपिक आपको कल कराया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, निकालो भाई आंसर। ठीक है, तो अब तो हम एकदम एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम को लेकर चल रहे हैं कि भाई एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम की तैयारी आपकी जोरों शोरों से हो। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो जब यहां पर एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यूएशन करने की बात आती है तो इनमें से कौन सा है जो आपको करेक्ट आंसर बताएगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स डेली ग्रांट मेंबरशिप टू पार्टिसिपेटिंग वैल्यूअर्स which is recognized by several banks and financial institutions। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पहली स्टेटमेंट। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है वो कहती है यहाँ पर, दूसरे नंबर की स्टेटमेंट, द इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेट्स द एनुअल इनकम बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए फैक्टर कॉल्ड ईयर परचेज। ठीक है, ईयर परचेज जो फैक्टर है वो यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद में थर्ड, the sales statistics method considers factors such as size of holding, physical features and conditions of letting out for cultivations. 4. The income capitalization method does not account for local taxes, maintenance cost or inputs. ऑप्शन ए कहता है 1 and 2 आर करेक्ट है यहाँ पर, बी कहता है 1, 2 and 3 करेक्ट हो जाएंगे, सी कहता है 2, 3 and 4 आर करेक्ट है, डी कहता है 1 and 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। यस, यहां पर हम बी के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, कौन सी जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट है। इसमें बी की बात करते हैं। देखिए, जो वैल्यूअर है, वैल्यूअर बनने के लिए यहां पर है ना, अगर हम वैल्यूअर की बनने की बात करते हैं, जो वैल्यूअर बनने के लिए यहां पर चाहिए होता है, वैल्यूअर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर डेली ग्रांट मेंबरशिप, जो भी प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर्स हैं उनको यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाती है। कई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड में जो भी एनुअल इनकम जनरेट होती है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर्स, है ना, जो परचेज ईयर्स है उससे। उसके बाद में जो सेल्स स्टैटिक मेथड है, साइज ऑफ होल्डिंग, फिजिकल फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ लेटिंग आउट फॉर कल्टीवेशंस, उसी एरिया में जो प्रॉपर्टी होती है उसको कंसीडर करते हैं। 4, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड डज नॉट अकाउंट लोकल टैक्सेस, मेंटेनेंस कॉस्ट और इनपुट्स। तो इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड में यहाँ पर जो लोकल टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट और अदर इनपुट्स है ना, इनको डिडक्ट किया जाता है, इनको कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नोट शब्द नहीं आएगा, नोट शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें नोट शब्द नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग टिक करेंगे। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्टेटमेंट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ अर्बन ओपन लैंड। अगर किसी अर्बन ओपन लैंड का वैल्यूएशन किया जाता है ना, अगर कोई अर्बन ओपन वैल्यूएशन लैंड है उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट कहता है अर्बन ओपन लैंड्स हैव ए हायर वैल्यू इफ दे आर सुटेबल फॉर रेसिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल यूज। सेकेंड, the comparative method and rent capitalization methods are the only methods used for valuing urban open land. Third कहता है frontage and depth influence the value of a plot with street frontage adding value and disproportionate depth reducing value. 4, the belting method is suitable for valuing plots with large depth and limited frontage. Option A कहता है 1 and 2 are correct. बी कहता है 1 and 4 आर करेक्ट, सी कहता है 1, 3, 4 आर करेक्ट, डी कहता है 2, 3, 4 आर करेक्ट। इनमें से हम कहाँ टिक करें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगी।
तो जब हम किसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं अर्बन ओपन लैंड को लेकर, तो अर्बन ओपन लैंड को लेकर हमारी 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, 1 वाली स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में 3 वाली स्टेटमेंट और 4 वाली स्टेटमेंट। सेकेंड वाली स्टेटमेंट, कंपैरेटिव मेथड एंड रेंट कैपिटलाइज्ड मेथड आर ओनली मेथड यूज फॉर द वैल्यूइंग ऑफ अर्बन ओपन लैंड। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो अदर मेथड हैं, जो अर्बन ओपन लैंड है उसके लिए अदर जो मेथड्स हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर, है ना, जो अदर मेथड्स हैं वो भी यूज होते हैं। तो ओनली शब्द यहाँ पर गलत यूज हुआ है, ठीक है। अर्बन ओपन लैंड में बेल्टिंग मेथड और एक्सट्रैक्शन मेथड भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बेल्टिंग मेथड और एक्सट्रैक्शन मेथड भी यहाँ पर यूज करते हैं, क्या करने के लिए, जो अर्बन ओपन लैंड है उसका वैल्यूएशन करने के लिए, उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है ओनली शब्द लगने से। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन किस चीज को डिफाइन करेगा, ये क्वेश्चन किस बारे में बताएगा यहाँ पर, है ना। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ लैंड विद बिल्डिंग। अगर यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ लैंड विद बिल्डिंग किया जाता है, ठीक है, कोई लैंड है और कोई प्लॉट है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन पहले से हुआ है, कोई बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी है, उसका यहाँ पर वैल्यूएशन करना है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा सो दैट, है ना, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। बताइए, फाइंड कीजिए। फर्स्ट, द कंपैरेटिव मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड विद बिल्डिंग्स relying on the recent sales rates of nearby similar properties। वहीं पर सेकंड स्टेटमेंट कहती है, जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेट रेंटल इनकम बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट पेड विदाउट कंसीडरिंग लमसम अमाउंट्स पेड बाय टेनेंट्स और प्रॉपर्टीज दैट आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद में थर्ड कहता है, यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट taking into account the type of construction, age and conditions of the building। 4, the comparative method is not suitable for valuing residential flats or office units in multi-story buildings in urban areas। तो ऑप्शन ए कहता है 1, 2 and 3 are correct, B 1, 3 and 4 are correct, C 2 and 4 are correct, and D कहता है 1 and 3 are correct। इनमें से कहां पर टिक करें, कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो वैल्यूएशन ऑफ लैंड विद बिल्डिंग्स जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर भी, ठीक है, यही मेथड यूज होते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी यूज करते हैं, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड भी यूज करते हैं। तो यहां पर 1 एंड जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारी, है ना। कौन सी स्टेटमेंट, एक तो 1 करेक्ट हो जाएगी और एक हमारी 3 करेक्ट हो जाएगी। रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड गलत क्यों है यहाँ पर, ठीक है, जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है वो हमारा इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड यहां पर डज नॉट कंसीडर लमसम अमाउंट पेड बाय टेनेंट्स, है ना। तो यहां पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है, रेंटल इनकम बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट पेड विदाउट कंसीडरिंग लमसम अमाउंट्स। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, विदाउट कंसीडरिंग लमसम अमाउंट बाय द टेनेंट्स और प्रॉपर्टी दैट आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। तो यहां पर जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, डज कंसीडर लमसम अमाउंट्स पेड बाय द टेनेंट्स और प्रॉपर्टी दैट आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड व्हिच कैन, है ना, यहां पर डिस्टोर्ट द एक्चुअल रेंट, जो यहां पर एक्चुअल रेंट से अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ना। इसमें यहां पर विदाउट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विदाउट शब्द यहां पर लगने से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद में फोर्थ वाली स्टेटमेंट, कंपैरेटिव मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वैल्यूइंग रेजिडेंशियल फ्लैट और ऑफिस यूनिट इन मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज। तो भाई जो कंपैरेटिव मेथड है ये तो सुटेबल होता है वहां पर, है ना, जो कंपैरेटिव मेथड है वो सुटेबल है यहाँ पर इस तरह के फ्लैट ऑफिस यूनिट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, क्योंकि उस सेम बिल्डिंग में आसपास में जो भी यहाँ पर फ्लैट सेल हुए हैं, ठीक है, जिस रेट पर वो फ्लैट सेल हुए हैं, जिस रेट पर वो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल हुई है, वही सेम रेट यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का निकाल सकते हैं जिसका आप वैल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंपैरेटिव मेथड तो यहाँ पर सुटेबल होता है, कंपैरेटिव मेथड तो अच्छा होता है इसके लिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। जो भी यहाँ पर लैंड का वैल्यूएशन करने की बात आती है और जो भी यहाँ पर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग होती है,
है ना, जब उनका हम वैल्यूएशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? फर्स्ट, द अनकम्बरेंस फैक्टर रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इम्पोज्ड, है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं, जो यहाँ पर अनकम्बरेंस फैक्टर है, अनकम्बरेंस फैक्टर रिफ्लेक्ट द वैल्यू इम्पोज्ड ऑन द लैंड ड्यू टू द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन इट। वहीं पर अगर मैं किसकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, डेवलपमेंट मेथड एस्टिमेट्स द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी बाय comparing the estimated increase in capital value to the estimated cost of additions and alterations. Third, the valuation of specialized buildings considers intangible assets such as यहाँ पर monopoly, goodwill and management competence. उसके बाद में 4, the balance sheet method calculates the value of specialized buildings, है ना, यहाँ पर जो specialized buildings है by capitalizing the average rental profit over the past couple of years. Here ऑप्शन ए कहता है 1 and 3 आर करेक्ट, बी कहता है 2 and 4 आर करेक्ट, सी कहता है यहाँ पर 1, 2 and 3 आर करेक्ट, डी 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो हमारी करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो करेक्ट आंसर को बताएगा, है ना, ध्यान से पढ़िए और शेयर कीजिए कि भाई कौन सा है जो हमारी करेक्ट आंसर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती हैं, चारों ही स्टेटमेंट में से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना, ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, चारों की चारों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अनकम्बरेंस फैक्टर दैट इज रिफ्लेक्ट द वैल्यू इम्पोज्ड ऑन द लैंड ड्यू टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन इट, और जो डेवलपमेंट मेथड है वो पोटेंशियल वैल्यू प्रॉपर्टी की कंपेयरिंग द एस्टिमेटेड इंक्रीज इन द कैपिटल वैल्यू, है ना, जो भी यहाँ पर कैपिटल वैल्यू है, एंड एडिशन एंड अल्ट्रेशन होने के बाद में जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है यहाँ पर वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद में थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग कंसीडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स, मोनोपोली, गुडविल एंड मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, है ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड बैलेंस शीट मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज रेंटल प्रॉफिट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, है ना, इसके बेसिस पर कंसीडर करते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करके जाना है आपको एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना, किसी भी स्ट्रक्चर की अगर उसकी जो कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, अगर उसका हमें यहाँ पर वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको लेकर यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट कहता है द लाइफ ऑफ बिल्डिंग टिपिकली रेंजेस फ्रॉम, है ना, 40 to 80 years and its value can diminish due to wear and tear, new construction technologies and provision of improved amenities in new buildings। उसके बाद में सेकंड कहता है यहाँ पर sinking fund is a reserve set aside from annual income to cover the cost of replacing or rebuilding a structure when it ceases to yield the desired income। उसके बाद में थर्ड, द अमाउंट ऑफ द सिंकिंग फंड डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इट अर्न्स ओवर द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फैक्टर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ ए यूनिट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद में अगर यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट को देखेंगे, चौथी स्टेटमेंट क्या कहती है, बैलेंस शीट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट सिंकिंग फंड फॉर ए बिल्डिंग, है ना, बाय कैपिटलाइजिंग इट्स एवरेज रेंटल प्रॉफिट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। हियर ए कहता है 1, 2 एंड जो 3 है वो करेक्ट होगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद में 1 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 4 स्टेटमेंट सही है। सी 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट सही है, 2 and 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट होगी, यस, तो यहां पर 1, 2, 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये सही हो जाएगी। यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, फोर्थ नंबर की, जो बैलेंस शीट मेथड है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, है ना, यहाँ पर नोट डायरेक्टली रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग द सिंकिंग फंड, ये है ना, इट इन्वॉल्व कैपिटलाइज एवरेज, जो एवरेज रेंटल प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो यहाँ पर एवरेज रेंटल प्रॉफिट जनरेट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर बैलेंस शीट मेथड में, ठीक है। एंड जो एवरेज रेंटल प्रॉफिट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, यहाँ पर जो बैलेंस शीट मेथड है उसमें
जो डायरेक्टली है सिंकिंग फंड को कैलकुलेट नहीं करते, इट इज नॉट डायरेक्टली कैलकुलेटेड। तो यहां पर नोट आना चाहिए, इट इज नोट यूज्ड टू कैलकुलेट सिंकिंग फंड फॉर ए बिल्ड, है ना, सिंकिंग फंड फॉर द बिल्डिंग कैपिटलाइजिंग इट्स एवरेज रेंटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ऑफ कपल ऑफ ईयर्स। तो यहां पर जो रेंटल प्रॉफिट है उसको कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो दीज आर दी 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए, है ना। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है फटाफट फटाफट मेरे साथ में शेयर कर दो। और ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट को हम आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 30 ही हमारी चल रही है। यूनिट नंबर 30 आज हम लोग, है ना, कवर कराने वाले हैं, जो आपको 8 PM पर हम RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो हम आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो हम आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं 8 PM पर, उसमें ये यूनिट हम कवर कर रहे हैं। तो ये सारे मेथड सीखने के लिए उस क्लास को जरूर अटेंड करो जो 8 PM पर आ रही है। ये क्लास आपको कहाँ मिलेगी? ये क्लास मिलेगी GIB के महापैक में। अगर आपके पास GIB का महापैक 2.2 है तो उसमें ये क्लास आपको मिल जाएगी। GIB के महापैक 2.2 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको महापैक का लिंक नहीं मिलता है तो आप कैसे देख सकते हैं? तो आप सिंपली क्या करें, आप गूगल में सर्च कर लें अड्डा 24/7, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में GIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर GIB मई 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा आपका GIB का महापैक 2.0। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत जोरों शोरों से होगी। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। 6-7 हजार क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे टेस्ट सीरीज वाले टैब में, है ना, ये टेस्ट सीरीज वाले टैब में आएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप PPB के, AFM के, RBWM के, आपको सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो RBWM के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना यहाँ पर और इसमें आ जाना मॉड्यूल D में, ठीक है। मॉड्यूल D में आके देखो, ये देखिए मॉड्यूल D है ना, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, इसके 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें मिलेंगे आपको। और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे ई बुक्स में, मिनी मैराथन, महा मैराथन क्लासेस मिलेंगी आपको वीडियोस में। और आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कोड है वो एंटर करेंगे Y195, है ना, कोड एंटर करना है आपको Y195, ये कोड एंटर करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ये कोड एंटर करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्टली 23,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1% का डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में, तो 300 रुपीज आपके और कम हो जाएंगे। तो 6499 में, है ना, 6499 में पूरा महापैक आपको मिल जाता है। आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तैयारी कर दो, सो दैट आपको यहाँ पर जो प्रिपरेशन है इस लेवल की हो कि एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए।